प्यारे दोस्तों, प्राचीन भारत के सेगमेंट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना जिनसे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। और ख़ास बात यह है कि ये प्रश्न सतही ना होके थोड़ी गहराई से पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम ऐसे टॉपिक्स को विशेष तौर पे थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लें, ताकि वहाँ से जो भी प्रश्न आए हम उनको डील कर सकें। ऐसा ही एक टॉपिक है प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय। दोस्तों, प्राचीन भारत में कुल 4 विश्वविद्यालय हुआ करते थे। पहला तक्षशिला, दूसरा नालंदा, तीसरा विक्रमशिला और चौथा वल्लभी। ये 4 विश्वविद्यालय थे और इन चारों के विषय में अगर आप जान लेते हैं ठीक ठाक तरीके से तो ये बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए जो आपके दायरे से बाहर निकल जाए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इन्हीं विश्वविद्यालयों के अध्ययन से, और आज हम इसमें से एक विश्वविद्यालय को कवर करेंगे और वो होगा तक्षशिला, जिसे हम भारत की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी यानी कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कहते हैं। भारत की ही नहीं, दुनिया की भी सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का इसको दर्जा मिला हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा विद शांत में। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछले लेसन में हमने बात की थी कि गुरुकुलों में किस तरह की शिक्षा प्राचीन भारत में दी जाती थी, और आज हम जानेंगे उसके आगे की बात। गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्य के पास 2 विकल्प होते थे। या तो वो गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लें, या फिर अगर वो और अध्ययन करना चाहते हैं, किसी विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं, किसी विषय में और अधिक पारंगत होना चाहते हैं, तो वो आगे की पढ़ाई जारी रख सकते थे। आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए क्या विकल्प थे? क्या आज की तरह यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालय हुआ करते थे? जी हाँ दोस्तों, उस जमाने में भी, प्राचीन भारत में भी, जब पूरी दुनिया में कहीं भी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, भारत में विश्वविद्यालय बन चुके थे। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे भारत की उन्हीं महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों की। यहाँ पर एक भारत का टूटा फूटा मैप आपके सामने बनाया गया है जो आज का भारत दिखा रहा है, लेकिन इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि 4 बिंदु मैंने इंगित किए हुए हैं। एक बिंदु यहाँ पर है, ये आज के समय के पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय ये हिस्सा भारत में ही हुआ करता था। और ये है तक्षशिला, आज के समय में ये पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के पास का एक क्षेत्र है, और यहाँ पर हुआ करती थी एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय। इसके अलावा नालंदा, जो कि आज के समय में बिहार में है, विक्रमशिला उसके थोड़ी ही दूर पर है और ये भी बिहार में ही है, और इसके अलावा वल्लभी, जो गुजरात राज्य में है वर्तमान समय में। यहाँ पर इस तरह से कुल 4 यूनिवर्सिटीज बड़ी बड़ी हुआ करती थी उस दौर में, यानी कि प्राचीन भारत के समय में। अब हम बात करेंगे एक एक करके इनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बात करने से पहले हम इसके शहर के बारे में अगर बात कर लें, इस नगर की बसावट के बारे में बात कर लें। ऐसा माना जाता है और ऐसा कहीं कहीं ऐतिहासिक साक्ष्यों में मिलता भी है कि अयोध्या के राजा श्री राम के भाई भरत के पुत्र का नाम तक्ष था, और ये तक्ष जो थे इनको इधर के प्रशासन का जिम्मा मिला हुआ था, यानी कि इस क्षेत्र के राजा वही हुआ करते थे, और उन्होंने इस नगर की स्थापना की थी, और उनके नाम पर ही इस नगर का नाम तक्षशिला पड़ा था। 700 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर तक्षशिला नाम की एक यूनिवर्सिटी का विकास शुरू हुआ। अब ये विकास चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे होता गया, ऐसा नहीं कि अचानक एक समय में ही बनवा दिया गया हो। ये विकास, ये यूनिवर्सिटी की स्थापना चरणबद्ध तरीके से होती गई। वास्तव में ये यूनिवर्सिटी जो है वो आज के समय के पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास स्थित है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 700 ईसा पूर्व एवं पाकिस्तान,
रावलपिंडी आपको बता दिया कि उसके पास ही है, उससे 20 मील के आसपास की दूरी पर यह तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। उस समय में क्या क्या यहाँ पर पढ़ाया जाता था? तो ऐसा अनुमान है, ऐसा बताया जाता है कि 60 से अधिक विषय, पाठ्यक्रम के मामले में 60 से अधिक विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, जिसमें वेद, वेदांत यानी कि पूरा का पूरा जो धर्म शास्त्र था, जो पाठ्यक्रम का धार्मिक हिस्सा था, उसको पढ़ाया जाता था। यहाँ पर अष्टादश विद्याएं यानी कि जो 18 शिल्प की बात मैंने की थी पिछले वीडियो में, वो सभी यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। अष्टादश का मतलब होता है 18। इसके अलावा यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी। बौद्ध धर्म का विकास उस समय हो चुका था, हो रहा था, और ऐसी स्थिति में ये प्रमुख धार्मिक केंद्र भी, प्रमुख शिक्षण केंद्र भी बनता जा रहा था बौद्ध धर्म के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, आयुर्वेद, मंत्र विद्या, विविध भाषाएं, कई प्रकार की भाषाएं, शल्य क्रिया का मतलब सर्जरी, और गणित जैसे विषयों के साथ साथ बहुत से विषय यहाँ पर छात्र के इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाए जाते थे। और यहाँ पर इस तरह के अनेक विषयों के आचार्य भी मौजूद थे। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि शिक्षण व्यवस्था यहाँ पर किस तरह की थी। तो आज के समय जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे थोड़ी सी भिन्न यहाँ की शिक्षण व्यवस्था थी। कैसे? आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये मान लिया कि ये पूरा इलाका तक्षशिला का है, जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। ये मीलों का एक इलाका हुआ करता था, मीलों का क्षेत्र हुआ करता था, और इसमें अलग अलग छोटे छोटे गुरुकुल बने हुए थे, गुरुओं के आश्रम बने हुए थे। और ये जो गुरु थे, ये आचार्य जो थे, ये विभिन्न विषयों में, विभिन्न कलाओं में पारंगत हुआ करते थे। अब ये अगर मान लिया कोई नया छात्र वहां पर जा रहा है, तो ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो किस विषय की शिक्षा लेने जा रहा है। कोई गणित की शिक्षा लेने जा रहा है या कोई व्याकरण पढ़ने जा रहा है। अब व्याकरण के भी 3 विद्वान, 4 विद्वान, कई आचार्य वहां पर मौजूद हैं, तो वो किससे पढ़ना चाह रहा है, ये छात्र के ऊपर निर्भर करता था। छात्र वहां पर पहुंचता था अपने गुरु के सामने, जिसको वो चाह रहा है जिससे पढ़ना, उनके सामने जाकर उन आचार्य से संवाद स्थापित करता था। आचार्य उसकी परीक्षा लेते थे, और जब ये वो संतुष्ट हो जाते थे कि हाँ ये मेरा शिष्य बनने के योग्य है, तो वो उसको अपना छात्र, अपना शिष्य स्वीकार कर लेते थे, और आगे उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती थी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि विभिन्न आचार्य विभिन्न आश्रमों में अपनी अपनी तरह से शिक्षा पद्धति का विकास किए हुए थे। अब यहाँ पर एक बात और है। यहाँ पर मान लिया कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने गया, तो उसको ये नहीं पता है कि उसकी शिक्षा 3 साल में पूरी होगी, 4 साल में पूरी होगी, या 5 साल में पूरी होगी, या कब पूरी होगी। ये उस व्यक्ति के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी तरह से किस विषय को सीख रहा है। जब गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाते थे कि हाँ विद्यार्थी अब सीख चुका है, तब वो मान लेते थे कि हाँ अब ये स्नातक हो चुका, अब इसे यहाँ से जाने की इजाजत है। तो शिक्षण व्यवस्था कुछ इस तरह की थी। आप यहाँ देख रहे हैं कि विभिन्न आश्रम थे, लेकिन इन विभिन्न आश्रमों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई समन्वय नहीं था, और इनके ऊपर गवर्निंग बॉडी कोई नहीं थी। इनको संचालित करने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की व्यवस्था नहीं थी, जैसा कि आज के समय की यूनिवर्सिटीज में और आगे कालांतर में आप देखेंगे नालंदा में भी इस तरह की व्यवस्था थी। तो ये वास्तव में कुल मिला के एक बड़ा सा क्षेत्र था, और इस बड़े से क्षेत्र में ढेर सारे शिक्षा के केंद्र फैले हुए थे, जहां पर कोई विद्यार्थी पहुंच के अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय की शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करता था। तो शिक्षा व्यवस्था कुछ इस तरह की थी। अब शिक्षण शुल्क की बात कर लेते हैं। तो इस बारे में आपने पिछले वीडियो में भी जान लिया कि उस जमाने में शिक्षण शुल्क पे बहुत जोर नहीं होता था। छात्र यदि संपन्न है तो वो गुरु को शिक्षण शुल्क देता था, लेकिन अगर छात्र विपन्न है, गरीब है, तो ऐसे में गुरु उससे शिक्षण शुल्क की मांग प्रायः नहीं करते थे, बल्कि छात्र अपना दायित्व समझकर गुरु की सेवा करता था, गुरु के कार्यों में हाथ बटाता था, और ऐसी उम्मीद उससे की जाती थी कि वो जीवन में जब भी इस योग्य होगा कि वो गुरु का
शुल्क या गुरु का ऋण चुका सके तो वो चुकाएगा। इसके साथ साथ इनकी फंडिंग के लिए, यानी कि विश्वविद्यालय की फंडिंग के लिए, यहाँ पर पैसे की व्यवस्था के लिए उस समय के राजा लोग, उस समय तक्षशिला के जो शासक हुआ करते थे, वो बड़ी मात्रा में धन मुहैया कराते रहते थे। इसके साथ साथ ये तक्षशिला का जो क्षेत्र था, तक्षशिला का जो नगर था, ये व्यापारिक मार्गों के बीच में पड़ता था। यानी कि यहाँ पर आमतौर पे व्यापारियों का, व्यवसायियों का आवागमन हुआ करता था और वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, सामाजिक उत्तरदायित्व समझकर यहाँ पर कुछ ना कुछ दान दे जाया करते थे। तो इन सब तरीकों से यहाँ की फंडिंग चलती थी और ये यूनिवर्सिटी काफी संपन्न रहा करती थी। इसके बाद हम बात करते हैं संबंधित व्यक्ति की, कि यहाँ से बहुत सारे व्यक्ति, आप इस बात पर गौर करिए कि जब 326 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, उस समय यहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी में लगभग 10,500 छात्र पढ़ते थे। यानी कि बहुत बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर पढ़ते थे और यहाँ पर उनके रहने के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी उपलब्ध थी। यहाँ पर उनके रहने के लिए छात्रावास भी बने हुए थे, लेकिन उस स्तर के नहीं बने हुए थे जिस तरह के छात्रावास बाद के समय में हमको नालंदा में देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये प्रारंभिक दौर था, ये शुरुआती दौर था, तो जैसा भी था इसको हम बहुत बढ़िया मानेंगे, क्योंकि इससे पहले तो किसी ने शुरुआत भी नहीं की थी। पूरी दुनिया में तो इस तरह का कोई उदाहरण मिलता ही नहीं है। ये पहला था, यानी कि ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी। तो भाई कुछ अगर कमियां हैं तो उसको आप ये मत समझिए, क्योंकि शुरुआत तो हुई। तो इन ढेर सारे छात्रों में से हर वर्ष छात्र निकलते रहते थे और कुछ बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ के स्कॉलर हुए, वहाँ के छात्र हुए, जिन्होंने वहाँ पर फिर शिक्षा देनी भी शुरू की, वहाँ के आचार्य भी बने। इन्हीं में एक नाम है पाणिनि का। पाणिनि का नाम आपने सुना होगा, अष्टाध्यायी के रचनाकार थे ये। अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी आपने पढ़ा हुआ होगा कि ये संस्कृत व्याकरण की एक बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक थी, संस्कृत व्याकरण की। कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त, यानी कि आचार्य चाणक्य, ये भी वहीं के प्रोडक्ट थे, वहीं से निकले हुए थे और इन्होंने आगे चल के अर्थशास्त्र की रचना की और साथ ही साथ इन्होंने अपने एक शिष्य को वहीं पर शिक्षा प्रदान की और आगे चल के ये शिष्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने मौर्य वंश की नींव डाली। चरक, आचार्य चरक भी यहीं के प्रोडक्ट थे और इन्होंने चरक संहिता लिखी, जिसमें चिकित्सा के संबंध में बहुत सारी बातें, बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हैं। उस जमाने में ऐसा कहा जाता है कि चिकित्सा शास्त्र का विकास इतनी बेहतर तरीके से तक्षशिला में हुआ था कि वहाँ के स्कॉलर जो थे चिकित्सा शास्त्र से संबंधित, वो सर्जरी करना जानते थे और बड़ी आसानी से वो मस्तिष्क तक की सर्जरी कर देते थे। तो ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी के संबंध में। इसके अलावा एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही, वहाँ के विचारों से ही प्रेरित होकर हुई थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस विश्वविद्यालय की 600 ईस्वी में जाके समाप्ति हो गई, या यूं कहे कि ये विश्वविद्यालय जो था वो लगभग समाप्त हो गया, इसके अवशेष ही बचे। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जिसको विश्वविद्यालय कहा जाए और वहाँ पर पढ़ाई की जा सके। तो इस ऐसा माना जाता है कि हूण एक खास जाति थे, वास्तव में ये जनजाति थे, इनके आक्रमण लगातार होते रहे और उन आक्रमणों से प्रभावित होकर ये तक्षशिला का जो पूरा शिक्षण केंद्र था ये बहुत तबाह हो गया और इसे छोड़कर लोग चले गए और इस तरह से ये जो प्राचीन यूनिवर्सिटी थी वो तहस नहस हो गई। लेकिन बहुत से विद्वानों का ऐसा मानना था कि वास्तव में हूणों के आक्रमण से अधिक प्रभाव इस पर अरबों के आक्रमण का पड़ा, क्योंकि उस समय अरबों के आक्रमण भी पश्चिमी क्षेत्र से भारत की तरफ होते रहे थे कि हूण भी पश्चिम से ही आक्रमण करते थे, अरब भी पश्चिम से आक्रमण करते थे। तो ये सब मिला के
ये किसी भी जाति के आक्रमण का प्रभाव रहा हो, लेकिन कुल मिला के इस समय तक आते आते ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी। यानी कि एक लंबा समय काल इस विश्वविद्यालय ने देखा और इस लंबे समय काल में इसने बहुत सारे विद्वानों का सृजन किया। और एक ऐसे दौर में जब दुनिया इतने बड़े संस्थान की, इतने बड़े शिक्षण केंद्र की कल्पना नहीं कर सकती थी, उस जमाने में भारत में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। ये अपने आप में ही बड़े गौरव की बात है, बड़े गौरव की बात है ये अपने आप में। लेकिन आज के समय में कुछ विद्वान इस बारे में मतभेद रखते हैं। यूपीएससी ने भी 2014 में ये प्रश्न पूछ लिया था कि क्या वास्तव में नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही तक्षशिला विश्वविद्यालय को भी विश्वविद्यालय माना जा सकता है। तो इसके पीछे तर्क जो देते हैं विद्वान, वो यही तर्क है मुख्य रूप से कि वास्तव में यहाँ पर कोई सेंट्रल गवर्निंग बॉडी तो थी नहीं, सभी के अलग अलग आश्रम हुआ करते थे। तो आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो आज की यूनिवर्सिटी से इसका स्वरूप बहुत अलग था। यहाँ पर सभी बिखरे हुए छोटे छोटे आश्रम थे और सब में गुरु अपने हिसाब से, अपने तरीके से शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र थे। कोई ऊपर गवर्निंग बॉडी नहीं थी। ये सबसे बड़ी बात है जिसके नाते कहा जाता है कि ये विश्वविद्यालय इसको ना माना जाए। इसके बाद एक बात और थी कि कोई डिग्री यहाँ से, कोई स्नातक का या परास्नातक का कोई भी उपाधि यहाँ से प्रदान नहीं की जाती थी। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके नाते माना जाता है कि ये इसे विश्वविद्यालय कहें या ना कहें। तो इस बात में मतभेद है कि इसको विश्वविद्यालय माना जाए या ना माना जाए। लेकिन जहाँ तक हमारी समझ है, अगर किसी भी नए काम की शुरुआत पहली बार हो रही है तो उसको पूरी तरह से व्यवस्थित स्वरूप में देख पाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। कोई भी नया काम शुरू होता है तो वो तुरंत व्यवस्थित नहीं हो जाता है। ये एक प्राचीन शिक्षण संस्थान था और अपने आप में पहलकारी काम था। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था विश्व में, और चूंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था तो इसका अपना स्वरूप जो था वो जैसा भी रहा हो, लेकिन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही समृद्ध था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय मानने में कोई समस्या ऐसी दिखाई नहीं पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें अपने भारतवर्ष पर गौरव करने का एक अवसर प्रदान करता है, एक मौका प्रदान करता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।